Guys, this is a very commonly used accounting standard, I would say. Contingencies and events occurring after balance sheet date. We are surrounded by n number of uncertainties. बिजनेस में अनसर्टनिटीज कॉमन है और उन अनसर्टनिटीज को हम नाम देते हैं कॉन्टिजेंसीज का. वी कॉल देम एज कॉन्टिजेंसीज. जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर इंफॉर्मेशन गाइज, contingencies were earlier covered under AS4 only, and therefore the title of AS4 is contingencies and events occurring after the balance sheet date. But in 2003 ICAI came up with a separate standard on contingencies, that is AS29. AS29, and with the introduction of AS29, now the contingencies part is deleted from AS4 and now it is covered under AS29. सेपरेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस हो गया, इशू हुआ कॉन्टिजेंसीज के लिए, प्रोविजंस एंड कॉन्टिजेंसीज के लिए AS29. तो अब कॉन्टिजेंसीज का जो पार्ट है वो AS4 में से डिलीट हो चुका है सब 2003 में ही, मतलब अब 19 साल हो चुके हैं. एंड नाउ कॉन्टिजेंसीज पार्ट इज डेल्ट विथ अंडर AS29. बट हुआ ये, ICAI ने कॉन्टिजेंसीज के पैराग्राफ्स तो डिलीट कर दिए AS4 में से, टाइटल चेंज नहीं किया. टाइटल कंटिन्यूज टू बी contingencies and events occurring after the balance sheet date. सिंपल वर्ड्स में बोले तो पहले 4 नंबर के घर में 2 लोग रह रहे थे, contingencies and events occurring after balance sheet date, राइट. नेम प्लेट पे बाहर लिखा था दोनों के भी नाम. बाद में contingencies वाला भाई जो था उसने नया घर ले लिया 29 नंबर का, वो वहाँ शिफ्ट हो गया, बट बाहर का नेम बोर्ड 4 नंबर के चेंज नहीं हुआ. तो अभी भी नेम ऑफ द AS continues to be contingencies and events occurring after balance sheet date, but no more AS4 talks about contingencies. Now it talks about only events occurring after the balance sheet date. सिंपल वर्ड्स में थोड़ा थोड़ा सा अपन इंट्रोडक्शन हर AS का देखेंगे ना, आगे जाएंगे आज. बाद में जब अपन एक्चुअल AS सीखेंगे तो बात करेंगे उसके बारे में डिटेल में. तो contingencies तो अभी कवर्ड नहीं है AS4 में. फिर ये events occurring after balance sheet date क्या रहते? What are events occurring after balance sheet date? Do you think guys that balance sheet or the financial statements are approved and finalized on the day of the balance sheet? अगर 31 मार्च ईयर एंडिंग डेट है तो आपको क्या लगता है 31 मार्च के रात में शाम में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव हो जाते? नहीं बेटा, वो सिर्फ कट ऑफ डेट है. दैट इज जस्ट अ कट ऑफ डेट. उस दिन तक के ट्रांजैक्शंस को कंसीडर करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं. डज दैट मीन कि उसी दिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनलाइज हो जाएंगे? अकाउंटिंग पहले अपडेट करना पड़ेगा 31 मार्च तक का पूरा. वो जरूरी नहीं है कि रियल टाइम अकाउंटिंग होता रहेगा. रियल टाइम मतलब जैसे ट्रांजैक्शन हुआ अकाउंटिंग हो गया, ऐसे जरूरी नहीं है ऐसे होगा. अकाउंटिंग बाद में भी अपडेट हो सकता है. तो अकाउंटिंग पूरा कंप्लीट होगा. अकाउंटिंग कंप्लीट होने के बाद CA के पास ऑडिट के लिए जाएगा, अगर ऑडिट एप्लीकेबल है तो. ऑडिट होने के बाद जो भी CA के डाउट्स रहेंगे, उसके जो भी क्वेरीज रहेंगे, उसके जो भी ऑडिट ऑब्जेक्शंस रहेंगे, वो सब ठीक करने पड़ेंगे. उसके बाद जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनलाइज होंगे. वो फाइनलाइज होने के बाद फिर वो अप्रूव किए जाएंगे. डू यू थिंक कि ये सब कुछ 31 मार्च को हो जाता रहेगा? नहीं होता. इट टेक्स टाइम. वैसे आप लॉ के स्टूडेंट है, लॉ सीख चुके हो ग्रुप 1 में, तो आप सबको मालूम है कि इवन AGM कंडक्ट करने के लिए 6 महीने का टाइम दिया है ना, आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर एंड्स. तो क्यों दिया 6 महीने का टाइम? ये सारी चीजें हो जाए ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव हो जाए तो AGM में प्रेजेंट करने आएगा शेयर होल्डर्स को, तो 6 मंथ्स का टाइम तो वहां पे भी है. कंक्लूजन इज बैलेंस शीट डेट अलग होती है, बैलेंस शीट अप्रूवल की डेट अलग होती है, राइट. हु अप्रूव्स द बैलेंस शीट इन केस ऑफ अ कंपनी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. बोर्ड अप्रूव्स इट फर्स्ट एंड देन दैट इज प्रेजेंटेड टू शेयर होल्डर्स इन AGM. बट फर्स्ट अप्रूवल इज रिक्वायर्ड ऑफ बोर्ड का अप्रूवल लगता है, ठीक है ना. तो बेटा बैलेंस शीट डेट एक है, उसके बाद में उसके अप्रूवल की डेट एक है. इस दौरान इसके बीच में जो इवेंट्स होते हैं ना, उनको बोलते इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट. जैसे फॉर एग्जांपल से लेट्स से द बैलेंस शीट डेट इज 31 ऑफ मार्च 2022, 31 मार्च 2022 ये बैलेंस शीट डेट है. एंड लेट्स से द अकाउंट्स गॉट अप्रूव्ड, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गॉट अप्रूव्ड ऑन 30th जून 2022. बैलेंस शीट की डेट 31 मार्च, अप्रूवल की डेट 30 जून. 31 मार्च से 30 जून, ये जो 3 महीने का बीच वाला पीरियड है ना, फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट टिल द डेट ऑफ अप्रूवल,
इस दौरान होने वाले इवेंट्स को बोलते हैं इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट. सो दोज आर दोज इवेंट्स विच ऑकर आफ्टर द बैलेंस शीट बट बिफोर इट्स अप्रूवल. बैलेंस शीट डेट के बाद में हो रहे लेकिन अप्रूवल के पहले हो रहे. उनका क्या किया जाए, उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, दैट इज गिवन इन AS4. लेट मी गिव यू वन सिंपल एग्जांपल. अपने एग्जांपल में 31 मार्च बैलेंस शीट डेट एंड अप्रूवल की डेट 30 जून. लेट्स से 10 मई को 10 जून को तुम्हारे गोडाउन में आग लग गई और बहुत सारा स्टॉक जल गया, 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया. अब बैलेंस शीट डेट के बाद में हुआ है, 10 मई को हुआ है, मतलब अप्रूवल की डेट 30 जून है तो उसके पहले हुआ है. तो ये जो इवेंट है ना, लॉस बाय फायर, दिस विल बी इवेंट ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट. अब इस इवेंट को 31 मार्च की जो बैलेंस शीट हम बना रहे हैं, जिसको अभी तक हमने अप्रूवल दिया नहीं है, उसमें इसका इफेक्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, दैट इज गिवन इन AS4. AS4 में उसके प्रिंसिपल्स दिए हुए कि कौन से इवेंट्स लिए जाने चाहिए और कौन से इवेंट्स नहीं लिए जाएंगे. दैट इज गिवन इन AS4. AS5. Net profit for the year. Prior period items. And changes in accounting estimates. Net profit for the year, prior period items and changes in accounting estimates. इस एस में मैं कुछ भी नया नहीं सिखाने वाला आपको. 11th स्टैंडर्ड से जो सीखी हुई चीजें ये सब समराइज की हुई है. अब सबको मालूम है कि फॉर द ईयर जो भी इनकम एक्सपेंसेस होते हैं वो हम P&L को डेबिट करते हैं. इनकम है तो P&L के क्रेडिट में लेते हैं, एक्सपेंस है तो P&L के डेबिट में लेते हैं. ये जो भी आइटम्स हम P&L में लेते हैं, उनका कुछ बाइफर्केशन AS5 में दिया हुआ है. आइदर दोज आइटम्स आर ऑर्डिनरी आइटम्स और दोज आइटम्स आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स. अभी सिंपल एग्जांपल देता हूं. लॉस ड्यू टू फायर, बिजनेस में लॉस ड्यू टू फायर, इट विल बी ऑर्डिनरी लॉस. अभी शॉर्ट सर्किट हो गया, आग लग गई, इट इज कंसिडर्ड एज ऑर्डिनरी एक्टिविटी है. वही अगर मैं बोलूं कि लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, नाउ दैट विल बिकम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस. अर्थक्वेक अपन ऑर्डिनरी बोल सकते क्या? आग लगना ऑर्डिनरी है ना रे. नॉर्मली शॉर्ट सर्किट हो गया, ये तो कॉमन, ऐसे नॉर्मली अपन देखते कि होते ही रहते हैं. ऐसे तो अर्थक्वेक होते ही रहता क्या? इंडिया में तो नहीं है एटलीस्ट, राइट. सो लॉस ड्यू टू फायर विल बी ऑर्डिनरी एक्टिविटी, लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक इट विल बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. तो AS5 में दिया है कि ऑर्डिनरी आइटम्स क्या होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स क्या होते हैं. लिए जाते दोनों भी P&L में, बट बाइफर्केशन क्या है ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का. AS5 में हम लोग प्रायर पीरियड आइटम्स की बातें करेंगे. प्रायर पीरियड आइटम्स का बड़ा मजेदार डेफिनेशन दिया हुआ है AS5 में. प्रायर पीरियड आइटम्स मतलब ऐसे आइटम्स जो आते तो इस साल में, बट क्यों आते इस साल में? पिछले साल की कुछ गलती की वजह से इस साल में उसका इंपैक्ट आता है. क्या बोले सर? पिछले साल में की हुई गलती का इफेक्ट अगर इस साल में आ रहा है तो दैट इज कॉल्ड एज प्रायर पीरियड आइटम. मतलब पिछले साल का कोई एक्सपेंडिचर है, लास्ट ईयर एक्सपेंडिचर, तो लास्ट ईयर उसको आउटस्टैंडिंग बोल के अकाउंट फॉर कर लेना चाहिए था ना. पे नहीं भी हुआ था तो वो पे इस साल हुआ है, बट तुमने लास्ट ईयर उसको आउटस्टैंडिंग बोल के लेना रह गया. अब मेरे को बताओ, अगर मैं इस साल उसको एक्सपेंस बोल के अकाउंट फॉर करूंगा तो इट विल अननेसेसरीली हैव इंपैक्ट ऑन माय करंट ईयर्स प्रॉफिटेबिलिटी, राइट. AS5 बोलता है कि अब आप भले ही पिछले साल तुमने एरर कर दिया ना, नहीं लिया ना उसका आउटस्टैंडिंग बोल के, इस साल ले लो तुम उसको, बट इस साल तुम उसको इस साल का एक्सपेंस बोल के मत दिखाओ. शो इट एज प्रायर पीरियड आइटम, शो इट एज प्रायर पीरियड एक्सपेंस. उसको दिखाते वक्त तुम प्रायर पीरियड आइटम बोल के दिखाओ, सो दैट जब आप P&L अकाउंट देखोगे तो आपको ध्यान में आएगा, अच्छा ये पिछले साल का खर्चा था, इस साल में आया है, उस वजह से इस साल का प्रॉफिट इतने से कम हो गया. तो एक क्लियर कट आइडिया रहेगी. अच्छा, हम लोग अकाउंट्स में एस्टिमेट्स का कॉमनली यूज करते हैं. वी कॉमनली कम अक्रॉस अकाउंटिंग एस्टिमेट्स. बेस्ट एग्जांपल इज डेप्रिसिएशन. व्हाट इज डेप्रिसिएशन? एस्टिमेट.
इट इज एस्टिमेट ना, कैलकुलेशन वाइज। अच्छा चलो, स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला याद आता है? स्ट्रेट लाइन मेथड क्या है? कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। अब यूजफुल लाइफ भी तो एस्टिमेटेड ही है। स्क्रैप वैल्यू जो लेते हैं अपन न्यूमरेटर में लेस करते हैं, वो भी तो एस्टिमेशन ही है। व्हाट इज इट? इट इज अकाउंटिंग एस्टिमेट। आरडीडी क्या है? एस्टिमेट ही तो है ना। तो वी कॉमनली कम अक्रॉस एस्टिमेट्स इन अकाउंटिंग। जरूरी है क्या रे तुमने जो एस्टिमेट किया वो हमेशा सही रहेगा? बाद में उसमें चेंजेस भी हो सकते हैं ना। सो इफ देयर आर चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, हाउ टू डिस्क्लोज देम इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज इन गिवन इन AS5। AS5 में वो दिया हुआ है। अच्छा, तुमको AS1 के 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस याद आते हैं? गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रूअल, याद आते? कंसिस्टेंसी का मतलब क्या? जो कर रहे हो करते रहो, जो कर रहे हो करते रहो। रोज क्लास अटेंड कर रहे, कंसिस्टेंटली रोज अटेंड करो, राइट? जो काम कर रहे हो करते रहो, दैट इज कंसिस्टेंसी। डिप्रिसिएशन के कितने मेथड सीखे फाउंडेशन में? 6, 5 नहीं, 6 मेथड सिखाए, राइट? 6 मेथड। अच्छा चलो, इन्वेंट्री वैल्यूएशन के 6, FIFO, LIFO, वेटेड एवरेज, बेस स्टॉक, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, रिटेल प्राइस मेथड। अभी आप लोग समझो कॉमर्स के, अब आप CA कर रहे हैं, आपके घर पे बिजनेस है, फॉर्म में तुम घर पे गए, बोले पापा इस बार अकाउंटिंग सारे एंट्रीज मैं करती जो भी है, राइट? बोले इन्वेंट्री वैल्यूएशन कौन सी मेथड फॉलो करते पापा? हम पापा बोले FIFO। आप बोले इस बार हम LIFO करते, LIFO। अगली बार, अगले साल अब वेटेड एवरेज करते, फिर उसके बाद और जो मेथड मालूम है, ऐसे 6 साल 6 मेथड। ये क्या पार्टी में जा रहे कपड़े चेंज कर रहे? चलता क्या ऐसे? Whichever accounting policies you adopt for your business, you should follow them consistently year after year. But does that mean you can't change your accounting policy? You can change. You can change. Under 3 circumstances you can change. Which 3 circumstances? Yes, for better preparation and presentation of financial statements, ये एक हो गया. Yes, to comply with a law, statute, right? And to comply with any accounting standard. For these 3 reasons you can change your accounting policy. ये कहाँ दिया हुआ है कि ये 3 रीजन के लिए चेंज कर सकते हैं? It is given in AS5. ना, it is given in AS5. ये AS5 में दिया हुआ है. It is given in AS5 कि for these 3 reasons you can change your accounting policies. तो ये AS5 में सीखेंगे अपन. बट आप सबको मालूम है AS6 तो डिलीट हो गया. AS6 was on depreciation. Depreciation accounting था. AS10 आने के बाद revised AS10, PPE, property plant and equipment. Depreciation part has been covered in AS10. So no more. Now we have AS6. AS6 delete हो गया. AS7 we have construction contracts. Construction contracts. वो क्या नाम है तुम्हारा कॉस्टिंग के? सब कॉस्टिंग में एक टॉपिक था, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। क्या? कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, और एक कौन सा रहता? नहीं, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट एंड फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। फिक्स प्राइस में प्राइस इज फिक्स्ड एंड कॉस्ट प्लस में कॉस्ट के ऊपर एक प्रॉफिट ऐड करते, ऐसा कुछ है ना रे? 2 मेथड से देखो, प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड, प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड जो बोलते परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड। जितना प्रोपोर्शनेट काम कंप्लीट हुआ उतना उसका रेवेन्यू और कॉस्ट लेते, राइट? तो बेसिकली वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का जो तुमको सिखाया ना कॉस्टिंग में सर ने, दैट इज बेस्ड ऑन AS7 ओनली। AS7 की ट्रीटमेंट है वो। तो AS7 में हम ये सीखेंगे कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर स्प्रेड ओवर मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। जैसे फॉर एग्जाम्पल से कोई समझो फॉर एग्जांपल से कि ये समृद्धि महामार्ग अभी बन रहा है मुंबई नागपुर, राइट? अभी ये कॉन्ट्रैक्ट जो है समृद्धि महामार्ग का 1 साल में कंप्लीट होने वाला है क्या? और बहुत लंबा चौड़ा काम है वो, राइट? कई सालों से चल रहा है, कई सालों से चल रहा है। तो ऐसा अगर कोई बड़ा काम है जो 3, 4, 5, 7 सालों में कंप्लीट होने वाला है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू और वो कॉन्ट्रैक्ट के कॉस्ट कैसे अकाउंट फॉर करने चाहिए? हाउ टू अकाउंट फॉर दोज
कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू इज गिवन इन AS7, ये AS7 में दिया हुआ है, ठीक है। देन गाइज वी हैव AS9, 8 कहाँ गया सर? 8 बहुत पहले डिलीट हो गया, 2003 में ही डिलीट हो गया। AS8 was on research and development expenditure. Now research and development expenditure incurred is covered under AS26. तो AS8 तो 2003 में मैंने भी नहीं सीखा, AS8 तो मेरे स्टूडेंट लाइफ में डिलीट हो गया था वो। देन वी हैव AS9, फैंटास्टिक AS। रेवेन्यू रिकॉग्निशन, हम कोई भी एक्टिविटी क्यों करते बेटा? कमर्शियल एक्टिविटी विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, अर्निंग मनी, राइट। स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन कहां होता है मैं आपको बोलता हूं। स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज बिटवीन प्रॉफिट एंड रेवेन्यू। रेवेन्यू एंड प्रॉफिट में कंफ्यूजन होता है बच्चों का हमेशा। एडवांस अकाउंट की कितनी फीस है अपनी? 13,000 प्लस GST। चलो GST छोड़ दो, राइट, छोड़ दो बोलते देना पड़ता आपको, क्यों तो हम आगे देते हैं लेकिन बेसिक फीस 13,000। तो क्या लगता है ये 13,000 रुपये जो तुमने फीस पे की, ये मेरा प्रॉफिट है? 13,000 रुपये प्रॉफिट रहता तो क्या बात थी, राइट। ये 13,000 रुपये में खर्चे है ना रे, राइट। तुमको स्टडी मटेरियल दिए दो, हाँ तो उसका खर्चा तो है ना, कितना लग रहा है वो जान तो दिए ना, राइट राइट। 1,000 रुपये वो सेलिंग प्राइस है रे, कॉस्ट की बात चल रही है यहाँ, राइट। 1,000 रुपये नहीं लगते इसको, बल्क में प्रिंट हुए हुए रहते हैं, राइट। सो स्टडी मटेरियल का कॉस्ट लग गया, ठीक है। रेंट, राइट, भले रेंट हमको ही लेते रहेंगे क्यों तो हमारे क्लासरूम से, अरे बट अब वो तुम्हारा क्या बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है ना रे। सुशील भंडारी अलग एक्सपर्ट अलग ना अकाउंटिंग में, भले ही एक्सपर्ट की ओनर सुशील भंडारी रहा तो भी क्या फर्क पड़ता, अलग है ना। मेरी प्रॉपर्टी अगर मैं एक्सपर्ट को यूज करने को दे रहा हूं तो रेंट लेंगे ना, तो रेंट का खर्चा है हमको। ये ठंडा ठंडा इतने गर्मी में भी लग रहा ना, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, ऑफिस के स्टाफ का खर्चा, ये सब है कि नहीं। तो क्या लगता 13,000 रुपये फीस चार्ज की, वो तो 13,000 रुपये प्रॉफिट है मेरा, ऐसे नहीं रहता। फिर ये 13,000 में जो भी एक नॉमिनल अमाउंट है जो इस गरीब को मिलती है वो हो गया प्रॉफिट, राइट, सारे खर्चे जाने के बाद, राइट। जैसे मेरे को समझो 1,300 रुपये मिल रहे, राइट। तुम हंसते क्या रे कमाल है यार तुमको। एंड आई ऑलवेज स्टेट फैक्ट्स, यू नो। सो जो भी एक स्मॉल पोर्शन मिल रहा है, व्हाट नो, यस, राइट, 1,300 रुपीज जो स्मॉल पोर्शन मिल रहा है दैट इज प्रॉफिट, बट रेवेन्यू इज 13,000। रेवेन्यू इज 13,000। एक्सपर्ट का रेवेन्यू कितना? 13,000, 13,000 का रेवेन्यू है। हाउ टू रिकॉग्नाइज दिस रेवेन्यू इज गिवन इन AS9। 3 टाइप के रेवेन्यू के सोर्सेज दिए। यू कैन गेट रेवेन्यू बाय सेल ऑफ गुड्स, गुड्स बेच के तुम रेवेन्यू कमा सकते हैं, और बाय रेंडरिंग सर्विसेज, सर्विस रेंडर करके तुम रेवेन्यू कमा सकते हैं, और यूज ऑफ योर रिसोर्सेज बाय अदर्स। आपके रिसोर्सेस अगर कोई और यूज कर रहा है तो उससे भी जो अपने को इनकम आता है वो भी तो रेवेन्यू है ना। फॉर एग्जाम्पल आई एम डीलर ऑफ दीज पैकेज ड्रिंकिंग वाटर्स, राइट। ये पैकेज ड्रिंकिंग वाटर जो है इसके बॉटल्स का मैं डीलर हूँ, तो ये मैं बेच रहा हूँ आपको। तो आप जो भी लेट्स से जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल ये 10 रुपए में मैं बेच रहा हूँ, तो ये सेल करके 10 रुपए जो मेरे को मिले ये रेवेन्यू हो गया मेरे लिए। मैं आपको कोचिंग सर्विस दे रहा हूँ, आई एम गिविंग यू कोचिंग सर्विस, जो 13,000 रुपये फीस तुमने बोली, तो ये भी तो मेरे लिए रेवेन्यू हुआ ना बाय रेंडरिंग द सर्विस। एक सोर्स है बाय सेलिंग द गुड्स, दूसरा सोर्स है बाय रेंडरिंग द सर्विस, तीसरा सोर्स व्हाट कैन बी द थर्ड सोर्स? मैंने एक बुक लिखी, आई रोट अ बुक, चेंज इन स्टूडेंट्स और चेंज इन एजुकेशन सिस्टम। बहुत इच्छा है मेरी बुक लिखने की, जब भी टाइम मिलेगा जरूर लिखूंगा मैं, राइट। when I look at you people and when I look at myself as a student, there is a sea change, huge change. गलत सही नहीं की बात नहीं कर रहा हूँ, आप लोग गलत है ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ। चेंजिंग टाइम से वी नीड टू एक्सेप्ट दैट, बट चेंज बहुत बड़ा है, तो इसके ऊपर जरूर बुक लिखना चाहूंगा। समझो मैंने वो बुक लिखी और क्या अज्यूम करके खुश होने का, इट इज बेस्ट सेलर बुक, राइट। और बड़े बड़े पब्लिशर्स पीछे पड़े थे, तो मैंने एक पब्लिशर के थ्रू वो पब्लिश कर दी बुक। अब जितने कॉपीज बेचे जाएंगे उसका रॉयल्टी मेरे को मिलता है, ये रॉयल्टी भी तो रेवेन्यू हुआ ना। यूज ऑफ माय रिसोर्सेज बाय अदर्स, तो देयर आर 3 सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू, सेल ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज एंड यूज ऑफ आवर रिसोर्सेज बाय
अदर्स, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल से कि धीरज बड़ा आदमी है, कर्नाटक के सेठ लोग है, और मुझे एक प्रोजेक्ट में फंड्स की जरूरत थी, फंडिंग की जरूरत थी, तो उसने मेरे को ना लोन दिया 1 करोड़ रुपए का। फ्री में देता क्या? वो बोलेगा सर क्लास लगा लिया, फीस भर दी ना, राइट, फीस ली ना आपने, बिजनेस है। ऐसे थोड़ी होता है, कोई फ्री में थोड़ी देता है। तो आई हैव टू पे हिम द इंटरेस्ट, हिज रिसोर्सेस आई एम यूजिंग, सो अगेंस्ट दैट आई एम पेइंग हिम। तो जो मैं उसको पे कर रहा हूँ वो उसके लिए क्या हो गया? रेवेन्यू। तो रेवेन्यू के 3 सोर्सेस है, तो ये तीनों सोर्सेस से आने वाले रेवेन्यू को कैसे रिकॉग्नाइज करना चाहिए वो AS9 में हम सीखेंगे, दैट विल बी स्टडीइंग इन AS9। ध्यान में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? 10, 11, 12, 13 ये चारों एयर्स हम लोग ग्रुप 1 में सीख चुके हैं। ग्रुप 1 में PPE, फॉरेन एक्सचेंज, गवर्नमेंट ग्रांट्स, इन्वेस्टमेंट्स, ये चारों हम सीख चुके हैं। देन वी हैव AS14, accounting for amalgamations। अभी सिर्फ हेडिंग लिखो, ये टॉपिक बोल के भी है, एएस बोल के तो है ही अपने सिलेबस में, टॉपिक बोल के भी है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच वी हैव इज अमालगमेशन। तो अभी जब अपन टॉपिक डिस्कस करेंगे तो बताता हूं ये क्या है, अभी सिर्फ ये इतना ही लिख लो, अकाउंटिंग